नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित हिंदी वाले सब्जेक्ट से जुड़े टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने हिंदी से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि गौड़ देश के लोग क्या पसंद किया करते थे। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइएगा कि पहला का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। पहला का सही ऑप्शन आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर पहला का सही ऑप्शन क्या होगा। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। वीडियो के एंड में आप लोग बताइएगा कि आपने 100 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब ईमानदारी पूर्वक दे पाया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला का मैं आंसर आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग दोस्तों मिला लीजिएगा ना। यहाँ पर पहला का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों बड़े बड़े नखों को, यानी कि बड़े बड़े नाखूनों को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों का, यही आपका राइट आंसर होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया था तो आप लोगों का सिलेक्शन बहुत ही दोस्तों सही है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। चलिए 2 नंबर के प्रश्न में आते हैं, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, कितना आप सही कर पाते हैं। बोला गया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, आप लोगों को यही बताना है। बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। बहादुर था, महादेव था, देव था या फिर ददन था। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। बताइए दोस्तों कि 2 का सही ऑप्शन क्या होगा। 2 का यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा देव। चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम था दोस्तों देव। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें चलते हैं। बोला गया है, तिहुमपुर शब्द का अर्थ क्या है। तिहुमपुर शब्द का अर्थ क्या होता है, बताएंगे दोस्तों। तिहुमपुर शब्द का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर 3 का सही आंसर होगा तीनों लोक। तीनों लोक का अर्थ होता है किसका, तो तिहुमपुर का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तिहुमपुर और का अर्थ क्या होगा, तो तीनों लोक, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। चलिए 4 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूटा था, आप लोगों को उसका नाम बताना है। सेकंड बुक से यह क्वेश्चन है। बताइए कि यहाँ पर 4 का सही जवाब क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइएगा किसका घर टूटा था। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे ने 4 का सही आंसर बता दिया होगा। मैं बताता हूँ इसका आंसर। 4 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा लक्ष्मी का। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसी का अगर घर टूटा था तो उसका नाम था लक्ष्मी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लक्ष्मी ना। चलिए 5 नंबर के प्रश्न में आते हैं दोस्तों। बोला गया है, मां शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। माँ एक शीर्षक कहानी है, उसमें किसी ने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था। आप लोगों को उसी का नाम बताना है। बताइए कि उसका नाम क्या है जिसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। 5 का सही आंसर हो जाएगा माँ जी ने। किन्होंने, माँ जी ने। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यह भी क्वेश्चन सेकेंड बुक से ही है, सेकेंड हिंदी का जो बुक है उसी से यह क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए 6 नंबर के प्रश्न में आते हैं। बोला गया है,
श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? बताएंगे दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? फर्स्ट बुक के पहला जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वही से दोस्तों यह क्वेश्चन आया है। बताएंगे आप लोग कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 6 का राइट ऑप्शन होगा निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर के सवाल में आते हैं जी। 7 नंबर सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने अवश्य सुना होगा। आप लोगों को बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। ये तो दोस्तों बात है किया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों राज्य दे दिया गया है, तो आप दोस्तों आसानी से बता सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बता भी दिए होंगे। आप लोग दोस्तों हो भी सकता है गए भी होंगे आप लोग घूमने के लिए। तो यहाँ पर 7 का सही आंसर हो जाएगा बिहार में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार राज्य में ही नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर सवाल है, अशोक के फूल किसकी रचना है? बताएंगे दोस्तों, अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल जो आप लोगों का शीर्षक है, इसकी रचना करने वाले कौन हैं? आप लोगों को उस कवि का नाम बताना है। तो यहाँ पर 8 का सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ही 18 का सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल दोस्तों सही जवाब होगा। 9 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यदि आपने भारत माता कविता को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग उसमें जानते होंगे कि उसमें भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। आप लोग बताइए दोस्तों कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए आप लोग कि 9 का राइट ऑप्शन क्या होगा। आदर्श होगा, काल्पनिक होगा या फिर यथातथ्य होगा? कौन सही आंसर होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यथातथ्य। यथातथ्य ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है दोस्तों, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है? मकड़ी का, मछली का, मक्खी का या फिर मच्छर का? आप लोगों को यही बताना है। बताएंगे 10 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। 10 का राइट आंसर, 10 का राइट आंसर होगा मक्खी का। जब हम नींद में होते हैं तब मक्खी का जीवन काल पूरा हो जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर के दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। 11 नंबर के सवाल में है, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? प का, स का, ज का या फिर ख का? दोस्तों कंठ से उच्चारण क वर्ग में आने वाले वर्णों का होता है। कंठ से उच्चारण किनका होता है? कंठ से उच्चारण क वर्ग में आने वाले वर्णों का ही होता है। आप सभी जानते हैं कि क वर्ग में आने वाले जो वर्ण होते हैं वो होते हैं क, ख, ग, घ, अंग और साथ ही स्वर्ण वर्ण है अ और आ। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ख। क तो नहीं है लेकिन ख है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। 12 नंबर के प्रश्न में आते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के विचार से, गणना के विचार से नहीं, अर्थ के विचार से बताएंगे। 12 का राइट आंसर क्या होगा? अर्थ के विचार से संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है भाई, आप सभी जानते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं और दोस्तों गणना के आधार पर संज्ञा के 2 भेद होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग 13 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया है, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। स्वागत शब्द में जो निहित उपसर्ग है आप लोगों को उसका नाम बताना है। देखिए स्वागत का जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो दोस्तों उसका संधि विच्छेद होगा सुअधन आगत। सु का मतलब होता है सुंदर और आगत का मतलब होता है आना या फिर आगमन। जिनका आगमन सुंदर होता है उसी को कहा जाता है स्वागत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपसर्ग क्या आया हुआ है? उपसर्ग आया हुआ है सु। क्या आया हुआ है? सु। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए यहाँ पर 14 नंबर के सवाल में आते हैं।
बोला गया है सप्तऋषि का संधि विच्छेद है। सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होता है? सप्तऋषि का संधि विच्छेद, अगर हम सप्तऋषि का संधि विच्छेद करेंगे तो टूटेगा सप्त आधान ऋषि में। सप्त धन ऋषि किस में है? देखिए तो सप्त धन ऋषि हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी में। 14 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा ना, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सप्त धन ऋषि। चलिए 12 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? यहाँ पर स्त्री थोड़ा गलती लिखा गया है। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 15 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियवादा। क्या कहा जाता है? प्रियवादा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को हम लोग याद रखेंगे। 16 नंबर सवाल है नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? आप लोगों को उस लेखक का नाम बताना है जिन्होंने नगर कहानी की रचना किया हुआ है। आप लोग बताइए दोस्तों कि नगर कहानी के रचयिता कौन है, नगर कहानी के रचना करने वाले कौन है? तो यहाँ पर 16 का आप लोगों का सही जवाब क्या होगा? 16 का सही जवाब हो जाएगा सुजाता। जी हाँ, सुजाता ही आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए 17 नंबर के क्वेश्चन में आने का प्रयास करते हैं। यहां पर 17 नंबर सवाल है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून होते हैं वो किसके जीवंत प्रतीक हैं? आप लोग बताइएगा। मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के या फिर सौंदर्य के? किसके प्रतीक है दोस्तों? बताएंगे आप लोग। 17 का सही आंसर क्या होगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं वाले पाठ को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाशवी वृत्ति के, यानी कि पशु वृत्ति के। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? बताएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म आप लोगों को बताना है दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था कब? तो दोस्तों 1907 में, सन 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 नंबर सवाल है संगम शब्द का संधि विच्छेद है। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? संगम शब्द का संधि विच्छेद होता है सम अधन गम। यहाँ पर सम अधन गम कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। 20 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम आप लोगों को बताना है। बताइए। अच्युत था, गुणनंदी था, लक्ष्मण था या शंकर था? बताएंगे दोस्तों। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 नंबर सवाल में आते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? एक वृक्ष की हत्या एक कविता है, उसमें कवि शहर को बचाने की बात करते हैं। आप लोगों को बताना है कि उसमें कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं, यही बताना है। बताइए। लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा राइट ऑप्शन होगा? मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग दोस्तों आंसर बता दीजिए। 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नादिरों से। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर किसी प्रश्न का आंसर मैं गलत बता दिया होगा, अगर मैंने किसी प्रश्न का आंसर गलत बता दिया है तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा और बोलिएगा कि सर आपने इस प्रश्न का गलत आंसर बताया है, ताकि बच्चे आपकी कमेंट से अपना प्रश्न का जो आंसर है उसे सुधार लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम चलते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन में। बोला गया है कवि ने मालिन किसे कहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। कवि ने मालिन किसे कहा है भैया? शंकर पार्वती को, गणेश लक्ष्मी को, कृष्ण राधा को या फिर राम सीता को? बोलेंगे जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा 22 का? 22 का यहाँ पर राइट आंसर होगा कृष्ण राधा। 22 का सही आंसर कृष्ण राधा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी ही बताया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सही चलेंगे। ठीक ना, सही मान लेंगे। चलिए 23 नंबर में
23 नंबर सवाल है, सब समाज की आवश्यकता क्या है? सब समाज की आवश्यकता क्या है दोस्तों? जाति प्रथा है, श्रम विभाजन है, अणुबम है या फिर दूध पानी है? तो है तो दोनों पक्का नहीं होगा, आप लोग इन्हीं दोनों में से बताइएगा। 23 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 23 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। सब समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? आप लोगों को यही बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 गो रचना है, आप लोगों को बताना है कि इन तीनों में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। अगर तीनों ही रचना डॉक्टर अंबेडकर की है तो आप इनमें से सभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप लोग कन्फर्म हो जाइए कि तीनों डॉक्टर अंबेडकर ने रचना किया है या फिर नहीं किया है। बताएंगे 24 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 24 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों की रचना करने वाले कौन हैं? इन तीनों की रचना करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 25 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें बोला गया है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थीं? 5 गो बहन थी जिसका नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पूछा गया है कि ये जो बहनें हैं सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती जो बहनें हैं वो किसकी बहनें हैं? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की? बताइए किसकी बहनें हैं? तो दोस्तों 25 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खोखा की। खोखा की बहनें हैं कितनी? तो 5। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। सेन साहब में बहुत ताकत था। यहाँ पर 26 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, बोला गया है, भारत से हम क्या सीखें? क्या है? भारत से हम क्या सीखे? क्या है? बताइए। निबंध है, कहानी है, भाषण या फिर व्यक्ति चित्र? इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों? 26 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाषण। भारत से हम क्या सीखें, इसकी रचना करने वाले कौन है? इसकी रचना करने वाले हैं मैक्स मूलर। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है भारत से हम क्या सीखे, क्या है? तो दोस्तों भाषण है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ना। चलिए 27 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया है, महाभारत क्या है? महाभारत बताइए दोस्तों। महाभारत उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है या फिर पुराण है? बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर के फाइनल एग्जाम में या फिर मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। आप लोग बताइएगा कि महाभारत क्या है। जी हाँ दोस्तों, इंटर के भी फाइनल एग्जाम में आया है और मैट्रिक के भी फाइनल एग्जाम में आया है और हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो आप लोग याद रखिएगा कि महाभारत क्या है, उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र या फिर पुराण है? तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। 28 नंबर के प्रश्न में आते हैं। बोला गया है, मिहिर भोज को ग्वालियर प्रस्ती किस भाषा में है? मिहिर भोज को ग्वालियर प्रस्ती किस भाषा में है? कौन सी भाषा में है जी? बताएंगे कौन सी भाषा में है? 28 का राइट आंसर क्या होगा? 28 का राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा में है ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 28 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 29 नंबर के सवाल में आते हैं, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था जी? बहादुर एक कहानीकार था, पहरेदार था, नौकर था या फिर फौजी था? तो यहाँ पर सही आंसर दोस्तों नौकर। नौकर यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग भी जानते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर अच्छा से लिख दे रहे हैं सी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या सब लिखते हैं, हमको बुझाता नहीं है, बढ़िया से लिखा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया से दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी यही आपका राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी नौकर था। 30 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। बोला गया है 30 नंबर के सवाल में यहाँ पर, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? दुधनाथ सिंह की, रघुबर सहाय सिंह की, सहाय सिंह नहीं है, सहाय है, शर्मा या फिर मुक्ति बोध की? ये कौन कौन नाम आ गया है जी? सब सही नाम है ना। 30 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शर्मा। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? शर्मा। पता ना दोस्तों, कहीं हमसे गलती टाइप नहीं ना हो गया है? बताना आप लोग कि इसका सही आंसर शर्मा होगा कि नहीं। मुझे इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, ठीक है। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। ऐसे मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दे रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में आने वाला जो शर्मा है यह सही है कि नहीं है वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। आप लोग बताइएगा, आपने किताब अच्छा से पढ़ा होगा, आप लोग बताना कि शर्मा करेक्ट आंसर है या फिर नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग ऑप्शन नंबर सी को ही सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए 31 नंबर में आते हैं। बोला गया है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? किस घराने से है जी बिरजू महाराज का संबंध? लखनऊ, डुमराव, बनारस या फिर किसी से भी नहीं? बताएंगे।
31 का राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर होगा लखनऊ घराने से है। ऑप्शन नंबर ए 31 का बिल्कुल सही आंसर होगा। बोलना चाहिए था यहाँ पर बिरजू महाराज का संबंध किस स्थान से है ना, तो घराने यहाँ पर लिखा गया है। अच्छा कोई बात नहीं है, लखनऊ, लखनऊ आप लोग याद रखिएगा ना, बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ से है। चलते हैं 32 नंबर के सवाल में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन्हें याद नहीं है आप लोग याद रखिएगा ना। यहाँ पर 32 नंबर सवाल है, कुमार गंधर्व क्या हैं? कुमार गंधर्व क्या हैं दोस्तों? गीतकार हैं, शास्त्रीय गायक हैं, कथाकार हैं, चित्रकार हैं। बताएंगे आप लोग कुमार गंधर्व क्या हैं? कुमार गंधर्व क्या हैं? तो दोस्तों कुमार गंधर्व हो जाएंगे यहाँ पर शास्त्रीय गायक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जी। 33 नंबर के सवाल में यहाँ पर आते हैं। बोला गया है प्रत्येक वर्ष आवनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल आवनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है? बताएंगे आप लोग कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह, धार्मिक या फिर विश्व कप या फिर राष्ट्रमंडल खेल समारोह? कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा? बोलिए सही ऑप्शन बताएंगे दोस्तों। 33 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रंग समारोह। यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा। हाँ रंग समारोह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 34 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे जी? नौकरी पाना, वैज्ञानिक बनना, चरित्र निर्माण या फिर यांत्रिक दक्षता? यहाँ पर 34 का सही आंसर क्या होगा? 34 का सही आंसर होगा चरित्र निर्माण। गांधी जी शिक्षा का असली उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है घानानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? घानानंद कवि ने किस मार्ग को अत्यंत सरल एवं सीधा कहा है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रेम मार्ग। कौन सा मार्ग? प्रेम मार्ग। तो यहाँ पर 35 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद रखिएगा ना। 36 नंबर के सवाल में आते हैं। 36 नंबर सवाल है मंगमा किस भाषा की कहानी है? आप लोग जानते होंगे, बताइए। बहुत सारे बच्चे ने बता भी दिया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए मंगमा किस भाषा की कहानी है? जी 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 दोस्तों बहुत सही आंसर है। आप लोगों दोस्तों हो सकता है आपने ऑप्शन नंबर डी बताया होगा ना। 36 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बहुत सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। मंगमा कन्नड़ भाषा की कहानी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 37 नंबर सवाल है दोस्तों, रसखान को किसने दीक्षा दी? दीक्षा शिक्षा नहीं, दीक्षा। रसखान को किसने दीक्षा दी? बल्वाचार्य ने, गोकुलनाथ ने, गोस्वामी ठिठलनाथ ने या फिर गोरखनाथ ने? बताएंगे 37 का राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर होगा गोस्वामी ठिठलनाथ ने। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर के सवाल में चलते हैं। बोला गया है घानानंद किस भाषा के कवि हैं? बताएंगे दोस्तों घानानंद किस भाषा के कवि हैं? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, भोजपुरी या फिर गुजराती? भोजपुरी तो कोनो कीमत पना होंगे, गुजराती भी कोनो कीमत पना होंगे, अवधी ब्रज भाषा, इन दोनों में से आप लोगों को सेलेक्ट करना है। बताइए 38 का राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी 38 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 39 नंबर सवाल है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे कि 39 का करेक्ट जवाब क्या होगा। 39 का करेक्ट जवाब बताइए दोस्तों। 39 का करेक्ट जवाब हो जाएगा काल्डवेल। काल्डवेल की रचना है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर के प्रश्न में आते हैं। यहाँ पर 40 नंबर सवाल है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? आप लोगों को बताना है कि स्वदेशी जो शीर्षक पाठ है हमारा, उसके रचनाकार कौन है? उनके रचनाकार का नाम आप लोगों को बताना है। बताएंगे 40 का सही आंसर क्या होगा? 40 का सही आंसर होगा प्रेमधन ना, प्रेमधन, जिसको प्रेमघन भी आप लोग बोल सकते हैं। प्रेमघन बहुत ही दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 41 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है मंगमा को किससे विवाद था, यानी कि झगड़ा था। मंगमा को किससे झगड़ा था? तो अपनी बहू से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अपनी बहू से झगड़ा था ना। ऑप्शन नंबर बी 41 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित मूरज कहाँ निकला? मूरज नहीं, सूरज। यहाँ पर गलती टाइप हो गया है, सूरज होगा दोस्तों। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? बताइए कहाँ निकला? पूर्वी क्षितिज पर, नगर के चौक पर, पूर्वी दिशा में, इनमें से कहीं नहीं। बोलेंगे
सही आंसर बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा नगर के चौक पर ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी बताया था तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। आते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसमें से कौन सा अव्ययी भाव समास है दोस्तों, बताइए तो आप लोग। इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास है बताएंगे। लौकुश है, भरपेट है, त्रिभुवन है या फिर छत्रधारी है। अव्ययी भाव समास आप लोगों को बताना है, बताइएंगे दोस्तों आप लोग। यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भरपेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 43 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 44 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। बोला गया है बेईमान में कौन सा उपसर्ग है। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है जी। बेईमान, बेईमान में उपसर्ग बताना है। तो बेईमान में जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा बे। क्या हो जाएगा, बे। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ना, याद रखिएगा। यहाँ पर बताना आप लोग 45 का क्वेश्चन है। यहाँ पर इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने, बताएंगे दोस्तों आप लोग। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य बताइए आप लोग। पहला है मेरे घर को जाना है। मेरे को घर जाना है। मेरे को घर जाना है। मेरे को घर जाना है, ये ठीक लग रहा है। मेरे को घर जाना है, यही ठीक लग रहा है। मेरे को घर जाना है या फिर मुझे घर जाना है, बात तो एक ही हुआ। मेरा नाम आनंद जी है। अरे बाप रे, ये तो पहले ही अपना में जी लगा दे रहा है। इसको नहीं बोलेंगे। वह खाना पकाती है। वह खाना पकाती है। वह खाना पकाती है, ये भी तो सही लग रहा है। वह खाना पकाती है। बनाती है सही रहेगा। खाना पकता नहीं है, बनता है। वह खाना बनाती है ठीक रहेगा ना, पकाती नहीं। रोटी पकता है ना, खाना पकता थोड़ी ना है जी। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। तुम्हारे को घर जाना है। तुम्हारे को घर जाना है, तुम्हें घर जाना है। तो यहाँ पर हमें लगता है ऑप्शन नंबर ए होगा सही। ऑप्शन नंबर ए ना, मेरे को घर जाना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 46 नंबर सवाल है लालच का प्रवाची शब्द है। लालच का प्रवाची शब्द क्या होता है। लालच का प्रवाची शब्द होता है लालसा। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर के क्वेश्चन में आने का प्रयास करते हैं। 47 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों बोला गया है, आप लोग देख सकते हैं, माता पिता किस समास का उदाहरण है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताएंगे। माता पिता किस समास का उदाहरण है दोस्तों। माता पिता द्विगु की द्वंद्व, बताएंगे। द्वंद्व, द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व, द्वंद्व ना, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 48 नंबर में आते हैं। बोला गया है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। आप लोगों को बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। उस पत्रिका का नाम बताना है जिसके संपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। बताइए 48 का राइट आंसर क्या होगा। 48 का सही आंसर होगा उड़ता भारत। क्या होगा, उड़ता भारत। 48 का करेक्ट आंसर उड़ता भारत है। नहीं जी, उड़ता भारत नहीं होगा। यहाँ पर बहिष्कृत भारत है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ा गया ना, इसीलिए हमने इसको बोल दिया बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मंगू को लोग कहां भर्ती करने की सलाह देते थे। बताइए, गैलरी में, पाठशाला में, कारागार में या फिर अस्पताल में। मंगू को लोग कहां भर्ती करने की सलाह देते थे, बताइएगा। बताइए दोस्तों, रोगी को कहाँ भर्ती किया जाता है, बोलिए तो। रोगी को भर्ती किया जाता है हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल में। तो मंगू भी कहाँ जाएगी, अस्पताल में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ना। चलिए 50 नंबर में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर है। आप लोगों को नदी का नाम बताना है। ये क्वेश्चन हमारा कई बार दोस्तों बिहार बोर्ड पूछ चुका है, आप लोग याद रखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर ताप्ती। 50 का राइट आंसर क्या होगा, 50 का राइट आंसर होगा महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस वीडियो का आप आधा जो प्रश्न है, 50 जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, ठीक है। चलिए 51 पर आते हैं। साला सब्सक्राइब नहीं बोले आवत। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। बताएंगे दोस्तों इसमें भाववाचक संज्ञा कौन होगा। भाव का मतलब क्या होता है, भाव का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार का गुण, एक प्रकार का स्वभाव ना। बताएंगे इसमें बिल्कुल भी पदार्थ से कोई भी लेना देना नहीं है, द्रव्य से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। किसमें, तो भाववाचक संज्ञा में। बताएंगे 51 का राइट आंसर क्या होगा। 51 का राइट आंसर होगा शत्रुता। शत्रुता का लेना देना दोस्तों बिल्कुल भी पदार्थ से है। लोभ का बिल्कुल भी लेना देना पदार्थ से है नहीं। इसमें भाव व्यक्त किया जाता है, प्रेम में भाव व्यक्त किया जाता है, घृणा
तुलना में भाव व्यक्त किया जाता है, गुण व्यक्त किया जाता है, स्वभाव देखा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 52 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया है अन्वय का संधि विच्छेद करें। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा जी? अन्वय का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन आए, अनुधन आए। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। 53 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। पूछा गया है आज्ञा के पिताजी का क्या नाम था? आज्ञा के पिताजी का नाम आप सभी को बताना है। बताएंगे दोस्तों कि आज्ञा के पिताजी का नाम क्या था, बताएंगे जल्दी जल्दी। 53 का सही आंसर क्या होगा? 53 का सही आंसर होगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री किनके पिताजी थे? तो आज्ञा जी के पिताजी थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 54 नंबर सवाल है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा जी? माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ, तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर होगा अनिष्ट की आशंका होना, अनिष्ट की आशंका होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 55 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें है दोस्तों गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? गांधी जी, महात्मा गांधी जी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, लंदन या फिर दोस्तों श्रीलंका? बोलिए कहाँ गए थे? यहाँ पर 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड को ही ना लंदन कहा जाता है जी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल है मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की टोटल संतानों की संख्या आप लोगों को बताना है। बताएंगे 56 का राइट आंसर क्या होगा? 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। मंगू के अलावा, मंगू को लेकर दोस्तों 4 हो जाएगा, लेकिन मंगू के अलावा कितने होंगे? मंगू के अलावा 3 होंगे, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए 57 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है नदी के द्वीप पे किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप पे किस कवि की रचना है? तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आज्ञा जी का ना। नदी के जो द्वीप है वो आज्ञा जी की रचना है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 58 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें पुरस्कारित किया गया, बताइएगा। यहाँ पर 58 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 58 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि उर्वशी। उर्वशी, हाँ उर्वशी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल दोस्तों सही आंसर होगा। 59 नंबर सवाल है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? विधा है, विधा, विद्या नहीं विधा होगा। कौन सी विधा है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध, कहानी, व्यक्ति चित्रण या फिर साक्षात्कार? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 59 का होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति चित्रण। व्यक्तिक चित्रण ही ऑप्शन नंबर सी ही 59 का बिल्कुल सही जवाब होगा, आप लोग याद रखिएगा। आइए चलते हैं 60 नंबर के प्रश्न में। बोला गया है दासानन में कौन सा समास है? दासानन में जो समास है आप लोगों को उसका नाम बताना है दोस्तों। दासानन हो, बीड़ापानी हो या फिर गजानंद हो या फिर पीताम्बर हो, ये सभी समास आ जाते हैं बहुव्रीहि में। किसमें? बहुव्रीहि में। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 61 नंबर सवाल में आते हैं। बोला गया है ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय में कौन सी संधि है बताएंगे आप लोग। ज्ञानोदय में जो संधि है उसका नाम है स्वर संधि। यहाँ पर स्वरों के मेल से ही ज्ञानोदय बना है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 नंबर सवाल है गजानन किस समास का उदाहरण है? गजानन, गजानन किस समास का उदाहरण है? गजानन बताइए। गजानन दोस्तों हो जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गजानन किनको कहा जाता है? गजानन कहा जाता है गणेश भगवान जी को। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 63 नंबर सवाल है दोस्तों रंगपा मंगमा से कहाँ मिलता था? बताइए कहाँ पर मिलता था? रंगपा मंगमा से कहाँ पर मिलता था? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमराई के कुआं के पास। अमराई तो नहीं है लेकिन कुआं है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुआं के पास। ठीक ना, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मंगमा के ढकेली गाँव में। 64 नंबर सवाल है
कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? प्रसिद्ध कृति आप लोगों को यहाँ पर बताना है दोस्तों। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कृति आपके सामने है, आप बताना कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 64 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 64 का सही आंसर होगा आत्मजयी। कौन सा ऑप्शन? आत्मजयी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो बिल्कुल आपने सही जवाब बताया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 65 नंबर में आते हैं। बोला गया है रुचि शब्द का विशेषण है। रुचि शब्द का विशेषण आप लोगों को बताना है। कैसे? ग्राम का ग्रामीण होता है, शहर का शहरी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों रुचि का विशेषण क्या होगा? रुचि का विशेषण होगा रुचिकर। तो यहाँ पर 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है आप लोगों को बताना है। 66 का यहाँ पर सही आंसर आप लोगों को देना है। तो 66 का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनकर की कृति है। आप लोग याद रखिएगा दिनकर की ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 67 नंबर सवाल है, आनाम दास का पौधा उपन्यास किस लेखक की कृति है? आनाम दास का पौधा उपन्यास किस लेखक की कृति है? लेखक का नाम बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर 67 का सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही दोस्तों उपन्यास आनाम दास का पौधा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 68 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? बताएंगे मछली जो कहानी है उसमें किस वर्ग का चित्रण है? उच्च वर्गीय, निम्न वर्गीय, उन्नत मध्य वर्गीय या फिर मध्य वर्गीय? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा उन्नत मध्य वर्गीय परिवार। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 69 नंबर सवाल में आते हैं। यहाँ पर कहा गया है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? आप लोगों को दोस्तों उस मुस्लिम पर्व का नाम बताना है जिसके साथ बिस्मिल्लाह खां का नाम जुड़ा हुआ है। बताइए 69 का सही आंसर क्या होगा? 69 का सही आंसर होगा मुहर्रम। यहाँ पर राइट आंसर मुहर्रम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा गया है ल मादमोजेल द अबानियो किसकी कृति है? यहाँ पर एक नाम है ला मादमोजेल द अबानियो किसकी कृति है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा पिकासो। पिकासो की कृति है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 71 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बताएंगे दोस्तों। बहादुर जो है वो लेखक के घर से अकस्मात यानी कि अचानक क्यों चला गया था? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण या फिर उपयुक्त सभी के कारण? बताएंगे आप लोग। बताइए 71 का राइट आंसर क्या होगा? 71 का यहाँ पर राइट आंसर मैं बताता हूँ आप लोगों को। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 72 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? बताइए, पात्र का नाम बताइए आप लोग। पात्र का नाम आप लोगों को बताना है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू, मवाली, पता न क्या बनते हैं, यह पंक्ति कहने वाले कौन हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 72 के लिए आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा सेन साहब। यह कहने वाले थे सेन साहब, जिन्होंने बहुत सारा पैदा किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ना। चलिए 73 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें बोला गया है सभ्य का विलोम है। सभ्य का विलोम क्या होता है? सभ्य शब्द का विलोम आप लोग बताइएगा। कैसे दिन का रात होता है विलोम? ऐसे ही आप लोगों को सभ्य का विलोम बताना है। सभ्य का विलोम दोस्तों होता है असभ्य। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 73 का यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 नंबर सवाल है लोटा डोरी कौन सा समास है? लोटा डोरी कौन सा समास है दोस्तों? तो यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर होगा द्वंद्व समास। लोटा डोरी जो समास है वो होगा द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 75 नंबर सवाल है दोस्तों। व्याकरण वह ज्ञान है जो देता है। क्या देता है क्या नहीं देता है?
यहाँ पर देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ। पहला है त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, मानवता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, या फिर नियमों का विश्लेषण नहीं करता। इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। बताइए, 3 ऑप्शन में से आप लोगों को सही ऑप्शन बताना है। बताएंगे 75 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 75 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी बताया है तो बिल्कुल दोस्तों आपने सही बताया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन मानवता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, यही आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग याद रखेंगे ना। चलिए यहाँ पर 76 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। विद्यानुराग कौन समास है? विद्यानुराग कौन समास है दोस्तों, बताएंगे आप लोग? विद्यानुराग कौन समास है? यहाँ पर 76 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। विद्यानुराग हमारा तत्पुरुष समास है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है प्रभाव शब्द कौन लिंग है? प्रभाव शब्द का जो लिंग है वो बताना है आप लोगों को। बताइए दोस्तों, प्रभाव शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर पुल्लिंग? कौन सा लिंग है जी? तो यहाँ पर दोस्तों हमारे देखने से लग रहा है प्रभाव, इस पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर पुल्लिंग है, पुल्लिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होता है? बताएंगे आप लोग? जिसके 10 सिर हो उसके लिए एक शब्द होता है दशानन। जिसके 10 सिर हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दशानन। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को बताना है कि बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपलक। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 79 नंबर के प्रश्न में चलने का प्रयास करते हैं दोस्तों। बोला गया है सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो बहुत ही आसान है, सु है। सुजान शब्द में उपसर्ग सु है ना। तो 79 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं 80 नंबर के प्रश्न में। बोला गया है योगी शब्द का विलोम है। योगी शब्द का विलोम क्या होता है? योगी शब्द का विलोम हो जाता है भोगी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हम लोग भोगी हैं, बाकी जो भगवान में लीन रहते हैं, जो भगवान की उपासना करते हैं, जो संसारिक मोहमाया के बंधनों से मुक्त रहते हैं, उन्हें योगी कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए यहाँ पर ठगी मत समझना आप लोग ना। यहाँ पर 81 नंबर के प्रश्न में आते हैं। बोला गया है छात्र छात्र नहीं है जी, छात्र कौन व्यंजन है? छात्र कौन व्यंजन है? तो संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है कौन? छात्र। दोस्तों जब कै में मूर्धनी सा को ऐड कीजिएगा ना तब जाके छ बनेगा। जब त्र में, त्र कहने का मतलब जब त में आप लोग र को ऐड कीजिएगा ना, र को, तब जाके त्र बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं व्यंजन संयुक्त होने के कारण ही यहाँ पर इन व्यंजनों का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 82 नंबर में चलते हैं। बोला गया है वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर 82 का आंसर होगा वर्णमाला। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट कहा जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 83 नंबर के प्रश्न में आते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित विराम चिन्हों में विषमयादि बोधक चिन्ह कौन है? विषमयादि बोधक चिन्ह की पहचान आप लोगों को करना है। तो सिंपल है, ये वाला, यही वाला चिन्ह विषमयादि बोधक होता है, ये वाला कोमा होता है। हाँ, ये कहाँ से अगले महोदय गलती से टाइप हो गया था दोस्तों, यहाँ पर ये हाइफन है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। 84 नंबर के प्रश्न में आते हैं। बोला गया है पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोधर है ना, पयोधर। तो यहाँ पर दोस्तों हमें लगता है कि 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पयोधन धर। ऑप्शन नंबर ए, 84 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 85 नंबर सवाल है कापड़ा शब्द का प्रवाची है। कापड़ा शब्द का प्रवाची क्या होता है? कापड़ा शब्द का प्रवाची होता है वस्त्र। आप सभी जानते होंगे कापड़ा शब्द का प्रवाची क्या होता है? तो वस्त्र होता है। ठीक है, एक और होता है जिसका नाम मैं यहाँ पर भूल रहा हूँ दोस्तों, वस्त्र आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर चलते हैं 86 नंबर के क्वेश्चन में। बोला गया है
रोगग्रस्त कौन समास है? रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तो यहाँ पर सिंपल बुझा रहा है कि तत्पुरुष समास है। ठीक है, यहाँ पर कर्ता का कारक का चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 86 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास ना, जिसमें भी कर्ता कारक जो भी आपके कारक हैं, जैसे कि कर्ता हो गया, करण हो गया, कर्म हो गया, संप्रादन हो गया, उनके जो भी चिन्ह आएंगे, अगर उससे संबंधित कोई अगर शब्द होगा और पूछा जाएगा कि वो कौन सा समास है, तो आप लोग बताना तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। 87 नंबर मत कहाँ गिल, हाँ है 87 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, भागिल रे, आगे दोस्तों। 87 नंबर के क्वेश्चन में है, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? बताएंगे। श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? कलम से लिखता है, कलम से लिखता है मतलब कलम को साथ रखा है, कलम के बिना नहीं है, कलम को अपने साथ रखा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संप्रादन कारक। कौन कारक? संप्रादन कारक। कर्ता ने कर्ण को यहाँ पर कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण होगा दोस्तों। यहाँ पर 87 का राइट आंसर कर्ण होगा, कर्ण, ऑप्शन नंबर डी। संप्रादन तो हो जाएगा को के लिए ना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 88 नंबर में आते हैं, इसमें पूछा गया है आप शब्द क्या है? बताएंगे। आप शब्द क्या है जी? आप शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज विदेशज है। आप शब्द क्या है? आप शब्द दोस्तों तत्सम है। क्या है? तत्सम है। और तुम शब्द तद्भव है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारे तत्सम में आने वाले कुल जितने सारे शब्द हैं, ये सभी के सभी शब्द हमारे शास्त्र संगत हैं, हमारे देव भाषा वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि तत्सम शब्द कैसे होते हैं। तत्सम शब्द देव शब्द होते हैं। जिस तरीके से देव लोग बातचीत करते हैं, जिन शब्दों की सहायता से हमारे भगवान की जो भगवान होते हैं, जो हमारे देवी देवता होते हैं, जो हमारे देवगण होते हैं, वो बातचीत करते हैं, वही शब्द होता है तत्सम। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग 89 नंबर के प्रश्न में आते हैं। बोला गया है मुख्य शब्द का विशेषण है। मुख्य शब्द का विशेषण क्या है? मुख्य शब्द का विशेषण क्या होगा? मुख्य शब्द का विशेषण दोस्तों हो जाएगा मुखर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 90 नंबर के सवाल में आते हैं जी। बोला गया है 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? सिंपल बात है, संख्यावाचक। यहाँ पर 50 यानी कि संख्या, तो संख्यावाचक विशेषण। तो दोस्तों यहाँ पर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे भैया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया है जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? तो आस्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास है वो आस्तिक है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है वो नास्तिक है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 92 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया है चिराग तले अंधेरा लोककीति का अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा लोककीति का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अपनी बुराई नहीं दिखती। अपनी बुराई ना दिखना ही चिराग तले अंधेरा का दोस्तों यहाँ पर अर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक ना। 93 नंबर क्वेश्चन में है सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है? फिक्स है यहाँ पर, बताइए। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है? बताएंगे। तो दोस्तों सिंपल तो है जी, यहाँ पर बहुत आसान दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल का प्रकार नहीं है, में खाली पूछा है भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि भविष्य काल होगा। जो ना में गी आ जाएगा वो सब भविष्य में चल जाएगा। चलिए 94 में आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य की पहचान आप लोगों को यहाँ पर करना है। बताएंगे इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? किसी आदमी को भेज दो, शुद्ध है। किसी आदमी को भेज दो, शुद्ध है। यहाँ पर 94 का दोस्तों हमको तो लग रहा है यही शुद्ध है। किसी आदमी को भेज दो। यहाँ पर देखते हैं, यह कहना आपकी भूल है। 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 थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। चरखा काटना चाहिए। चरखा काटना चाहिए। चरखा से सूत काटना चाहिए, ये होगा। ये तो बिल्कुल नहीं सही होगा। यह कहना आपकी भूल है। यह कहना आपकी भूल है। तो यहाँ पर ये भी सही नहीं लग रहा है दोस्तों। हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी आदमी को भेज दो। किसी आदमी को भेज दो ना, ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 95 नंबर में आते हैं। 95 नंबर सवाल है
स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो एक हो जाएगा मूल स्वर, एक हो जाएगा संयुक्त स्वर, एक हो जाएगा प्लुत स्वर। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 96 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया है आपना किया पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपना किया पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो कर्म का फल भोगना, कर्म का फल भोगना ही सही अर्थ होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 97 नंबर में आते हैं। बोला गया है मोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? मोहन मुझसे किताब लिखाता है, लिखता नहीं है, लिखाता है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को क्रिया बताना है, क्रिया कौन सा होगा? यौगिक होगा, प्रेरणार्थक होगा, सकर्मक होगा या फिर अकर्मक होगा? बताइए 97 का सही आंसर क्या होगा? 97 का सही आंसर होगा प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया होगा ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 98 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान बताना है। क ख ग घ का उच्चारण स्थान कंठ है, च का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु ना। च का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी आप लोग भूलिएगा नहीं। यहाँ पर अब हम चलते हैं 99 नंबर के प्रश्न में। 99 नंबर सवाल है संतोष शब्द का संधि विच्छेद है समधन तोष। समधन तोष कहीं पर न किया है। संतोष शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। संतोष, यहाँ पर बाबू गलती लग रहा है। संतोष धन तोष, सम धन तोष। देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, गलती टाइप हो गया यहाँ पर ना। सम धन तोष, सम धन तोष ही आप लोगों का सही जवाब होगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा ऑप्शन मिलेगा ना तो आप लोग दोस्तों सेलेक्ट कीजिएगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं 100 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पर आप लोगों का यह लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 100 नंबर प्रश्न में बोला गया है हालांकि शब्द का संतुति विच्छेद क्या होगा? हालांकि शब्द का संतुति विच्छेद आप लोगों को बताना है। समतुति विच्छेद अगर आपने पढ़ा होगा तो बता सकते हैं। बताइए 100 का राइट आंसर क्या होगा? 100 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यही होगा ना, यही होगा। बिल्कुल भी दोस्तों ये वाला और ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने अगर अपने हिंदी से संबंधित कुल जितने सारे हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसे समझ लिया है, उनके आंसर को आपने अच्छे से समझ लिया है, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प मिला होगा तो आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर यदि आप लोग नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बराबर आप लोगों को ऐसा ही वीडियो लेकर आऊँगा आपके एग्जाम तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।